आप यहाँ राजस्थान इतनी दूर आए युवाओं छात्रों को एड्रेस करने के लिए, और गुजरात के दंगों में जो सच्चाई को सामने लाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और उसके बाद सरकार ने आपको परेशान करने के लिए तमाम अनर्गल आरोप भी लगाए। उन सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें तो 3-4 सवाल जुड़े हुए हैं, तो मैं थोड़ा सा अलग-अलग करके बताऊँगी। एक तो जहाँ पे भी युवा के पुरोगामी दक्षिणपंथी जहाँ पे संगठन हो, ख़ास तौर पे एसएफआई हो, डीवाईएफआई हो, वहाँ पे मैं मानती हूँ कि भारतीय नागरिक के तहत एक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम वो संगठन के साथ जुड़े और उनकी लड़ाई हमारी बनाए और हमारी लड़ाई उनकी बनाए। हमारे ये जो 23 साल का ये एक संघर्ष है, गुजरात से पहले भी हमने जब कम्युनिज्म कॉम्बैट शुरू किया था, तब से लेके आज तक देश की पुरोगामी ताकतों ने हमारा साथ दिया है, क्योंकि हमने सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा एक मोर्चा खोला, जिन बुनियाद पे वो समझ हमने बनाई कि सांप्रदायिकता वो इस तरह का एक फांसीवाद, एक शक्ल है हमारे देश में, दक्षिण एशिया में, कि हमें उसको मेजॉरिटी कम्युनलिज्म और माइनॉरिटी कम्युनलिज्म को दोनों को साथ में लेके हमको कॉम्बैट करना पड़ेगा। हमको सिर्फ हिंदुत्ववादी के खिलाफ अगर हम बोलेंगे और बांग्लादेश में सेक्युलर प्रोग्रेस के साथ जो हो रहा है उसके खिलाफ हम खामोश रहेंगे तो ये बात नहीं चलेगी। हमारे देश के अंदर भी अगर ऐसे पॉकेट्स रहे जहाँ पे माइनॉरिटी कम्युनलिज्म की शक्ल नज़र आती है तो हमें खुल के बोलना पड़ेगा। सवाल है कि पुरोगामी डेमोक्रेटिक सेक्युलर टेंडेंसी समाज में कैसे अपने बुनियाद ज़्यादा मजबूती से बढ़ाएं। साथ साथ उसको लेकर जेंडर का इश्यू रहता है, और हमारे लिए कास्ट का भी इश्यू बहुत बड़ा रहा है हमारे मैगजीन के लिए, क्योंकि कम्युनलिज्म को समझने के लिए, फिरका परस्ती को समझने के लिए हमें जातिवाद को भी, जो बहुत गहराई से हमारे समाज और धर्म के नाते हमारे समाज में और हमारे पूरे स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, जातिवाद को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारी यहाँ पे हाजिरी है। जहाँ तक गुजरात की लड़ाई की बात है, सफलता हमारी ये रही है कि कानूनी लड़ाई लड़के हमने 126 लोगों को, हमारे संगठन ने उम्र कैद की सज़ा पहुंचाने का काम किया है। उसको ये काम बड़ा कठिन होता है, क्योंकि हमारा पूरा जो न्याय व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर है वो एंटी पीपल है। उसमें गरीब जो है आसानी से कोर्ट के सामने खड़े होकर बयान देना, वकीलों को खड़ा करना, 10-10, 12-12, 15 साल वो केस को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल था। तो हमने ये तय किया 2002 के बाद, हमने सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस फॉर्म किया। हमारे ट्रस्टीज़ हैं, विजय तेंदुलकर साहब हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे थे, उनके डेथ के पहले, और हमने ये तय किया कि हम कानूनी सहायता सर्वाइवर्स को देंगे, और कम से कम 570 चश्मदीद गवाहों को हमने कानूनी सहाय देने का काम किया। आज भी हमारी टीम गुजरात में एक्टिव है। 2 साल से ये सरकार ने गलत आरोप लगाने के बाद हमारे अकाउंट्स फ्रीज करके रखे हैं, मगर हमारे समर्थक ने वापस एक नए अकाउंट खोल के हमारा काम चालू रखा है। हमारे स्टाफ की सैलरीज आज भी पे होती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये काम चालू रहे। हमने तब भी कहा था, हम आज भी कहते हैं कि फंडिंग की वजह से हमारा काम शुरू नहीं हुआ था, ना फंडिंग की वजह से हमारा काम बंद हुआ। आज जहाँ तक गुजरात की लड़ाई देखो तो 126 लोगों की उम्र कैद की सज़ाएं सेशंस कोर्ट के लेवल पे हो गई है। अभी हाई कोर्ट में ये सरकार ये चाहती है कि हमें डरा के, धमका के, गलत आरोप लगा के हमारा संगठन हट जाए। तो अपील्स में, चाहे वो माया कोडनानी हो या दूसरे केसेस हो, अपील्स में ये ओवरटर्न हो जाए, क्योंकि अगर विटनेस और विक्टिम अपना केस सही ढंग से नहीं लड़ पाएगा हाई कोर्ट में, तो हो सकता है ये फैसला पलट जाए। साथ साथ एक बहुत महत्व का केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ज़किया जाफरी वाला, जिसमें हमने आज भी हमारी कार्रवाई चालू है। 18-19 फरवरी से वापस दलील होगी कोर्ट में। वो केस तो बहुत ही, मतलब प्रशासन और पॉलिटिकल लेवल पे जो कंप्लिसिटी थी गुजरात जनसंहार में, उसको हमने कानूनी स्तर पे एक्सपोज करने की कोशिश की है। अभी तक मैजिस्ट्रेट ने हमें नकारा है, और हमने मैजिस्ट्रेट का क्लोजर रिपोर्ट को चैलेंज किया हाई कोर्ट में। हमारे लिए वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि 25-30 साल के हमारे एक्सपीरियंस के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि अगर कौमी दंगा ये देश में चलता है 24 घंटे से आगे, तो तभी वो चल सकता है जब प्रशासन उसको नहीं रोकना चाहता। तो अगर इस तरह का जनसंघर्ष जो गुजरात में चला,
फरवरी 27 से लेकर जब गोधरा कांड हुआ और मई 5 तक जब केपीएस गिल को भेजा गया, अटल बिहारी वाजपेयी ने केपीएस गिल को भेजा क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ संभाल नहीं पा रहे थे, तो मतलब तकरीबन 2.5-3 महीने इस तरह का वायलेंस चलता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तब की सरकार नहीं चाहती थी कि वायलेंस रुके, हिंसा रुके। तो ये हमने कोशिश बहुत ही नाजुकी से की है। 23,000 पेजेस का एविडेंस हमने छानबीन करके ये केस डेवलप किया है। हमारा मानना है कि स्ट्रॉन्ग केस है, अभी कोर्टों के हाथ में है और इसीलिए मैं मानती हूँ कि ज़किया जाफरी के केस की वजह से ही ये सरकार हाथ धो के हमारे पीछे पड़ी है। वो चाहती है कि कहीं ना कहीं वो केस अभी भी उनको खटकता है क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप कौन थी वो सब जानता है गुजरात में उस वक्त। वो आज नेशनल लीडरशिप है और वो चाहता है ये केस कैसे भी होके वो तबाह हो जाए। इस संघर्ष को कानूनी संघर्ष से जन संघर्ष में बदलने के लिए क्या आपने कोई विचार किया? थोड़ा बहुत विचार किया है। हमें लगता है कि जो सबक हम सब कार्यकर्ता जो कौमी दंगों को लेकर हम कार्यकर्ता का अनुभव है कौमी हिंसा को लेकर, मुझे लगता है कि अभी हमें प्रिवेंशन की ओर तक बढ़ना पड़ेगा और प्रिवेंशन की पर बढ़ना के लिए मतलब कि हिंसा रोकने का काम अभी हमें ज़्यादा करना चाहिए। हिंसा रोकने के बाद ठीक है हमने किया, आगे भी ज़रूरत पड़ी तो लोग करेंगे, मगर हम हिंसा रोक कैसे करें उसमें हमारा अनुभव ये कहता है कि नफरत भरे लेख और नफरत भरी जबान, हेट स्पीच और हेट राइटिंग का बहुत बड़ा एक हाथ रहता है। और ये जो नई सरकार दिल्ली में आई है 2014 के बाद, उन्होंने तो ये हेट स्पीच और हेट राइटिंग को एक अलग ही लेवल तक पहुंचा दिया। आज उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके मंत्री है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री में बैठे हैं, वो इस तरह के गंदे गंदे बयानों का इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो, औरतों के खिलाफ हो या दलितों के खिलाफ हो, कि लोगों के दिल में 24 घंटा एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट और आक्रोश पैदा रहे, ताकि जब भी उनको चिंगारी सुलझानी हो लोगों के बीच में वो हो सके। ये बहुत ही एक खतरनाक सामाजिक एक माहौल पैदा कर रहे हैं। एक तरह से हमने देखा कि फुगाना में क्या हुआ, 3 छोटे छोटे बच्चे को, 3 महीने की बच्चे, 7 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा को झोपड़ी के अंदर जला डालना और सारे देश में अंगार नहीं लगती। जो दादरी में हुआ, इस तरह के कांड जो हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि एक माहौल बनाया जा रहा है। यही सरकार और उनकी मैं तो खुलेआम बोलती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही नहीं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरकार है और फांसीवादी सोच ये सरकार के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस में राज कर रही है। इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो उनकी स्टूडेंट्स विंग है, इस तरह के तानाशाही और हिंसक रूप में अपना काम करती जा रही है और प्रशासन चाहे वो राजस्थान में हो या पूना में हो, FTI में, उनको रोकता नहीं है। तो ये जो सब अलग अलग उनके शक्ल है, उनको किस तरह सामना करना और जो सवाल था कि अगर हम अलायंसेस नहीं बिल्ड करेंगे, पुरोगामी ताकतों के अलायंस बिल्ड नहीं करेंगे, तो ये लड़ाई को जीतना बड़ा मुश्किल है। अभी हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एक PhD स्कॉलर छात्र के साथ जो दुर्घटना हुई, उसके विषय में अपने विचार। देखिए, इसके विषय में मैं 2-3 चीज़ कहना चाहूँगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि ये बहुत शर्म की बात है आप और हमारे लिए कि हमारे देश में आज भी 70 साल की आज़ादी के बाद ऐसी परिस्थिति हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में है कि कई बच्चे अपने आप को इतना अलग और इतना एक अलहदा महसूस करते हैं कि वो अपना दुख दर्द, अपनी इंडिग्निटी को एहसास न करते हुए अपना जान ले लेते हैं। रोहित वेमुला पहला नहीं था। वही यूनिवर्सिटी में 10 साल में ऐसी 9 सुइसाइड्स हुए हैं। अगर 15 साल की बात देखो तो 23, एम्स की भी बात पकड़ो तो 23 बच्चों ने अपनी जान ले ली है। और आज अगर आप देखते जाएं और पढ़ते जाएं तो चाहे वो रजनी का मामला हो, केरल के अडूर कॉलेज में हुआ था, अडूर इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला था, या रुड़की के IIT में, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में हमारे कई समुदाय के बच्चे अपने आप को बिल्कुल अकेला और अनडिग्निफाइड महसूस करते हैं। ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। हम सब पुरोगामी संगठनों के लिए बहुत बड़ा कड़वा सवाल करता है कि क्या ये हम इनकी बातें हम सही ढंग से उठा रहे हैं कि नहीं। ये जनरल बात हुई। साथ साथ मैं ये भी बात इसमें जोड़ूंगी कि कभी
सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मंत्रालय 5 बच्चों के सस्पेंशन में सरासर 5 खत लिखे और रजिस्ट्रार पे इतना दबाव लाए कि वो बच्चे का मतलब स्टाइपेंड भी बंद कर किया जाए। ये सरकार को अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी, HRD मिनिस्ट्री को माननी पड़ेगी, MOS जो दत्तरा है उनको भी मानना पड़ेगा, और ये सरकार ये जिम्मेदारी से अपनी बात नहीं हटा सकता। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, मगर जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब उन्होंने एक किताब में लिखा था कि क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट्स इज अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। कर्मयोग नाम की किताब थी, 2007 में शर्मनाक बात उन्होंने लिखी थी। जब वो किताब तमिल में ट्रांसलेट होके छपी तमिलनाडु में, तो वहाँ पे उनकी एफिजीज भी जलाई गई थी। अभी इस तरह की सोच रखना कि जो एक जातिवाद परिस्थिति जबरन लोगों से एक तबके से काम करवा रही, जो काम किसी इंसान का काम करने लायक नहीं है, और एक इंसान बोले कि वो काम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये सोच ही मैं मानती हूँ इतना घटिया है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच है, ये जो शाखाओं में सिखाई गई सोच है, ये वही सोच है जो हमारे इतिहास को बदलने के काम कर रही है। दीनानाथ बात्रा की किताबों में ये आप पा सकते हैं। तो मैं मानती हूँ कि ये बहुत एक तगड़ा हमारे लिए इम्तिहान, जनतंत्र के लिए, पुरोगामी ताकतों के लिए और इंडिविजुअली हम सब नागरिकों के लिए। SFI का 15th ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पे आज आप यहाँ मौजूद हैं। देश के छात्रों युवाओं के लिए आप अपनी तरफ से क्या विशेष संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो विशेष संदेश नहीं, मुझे लगता है कि हमें आज ये समय मोड़ पे छात्राओं से कुछ सीखना पड़ेगा। जब ये सारा देश सहमा हुआ था, डरा हुआ था, तो FTI ने जो बच्चों ने जो बेड़ा उठाया, उसके बाद ऑक्यूपाई UGC, उसके बाद हर जगह जो ये देश के छात्राओं जो संगठन लड़ रहे हैं, उसमें SFI भी है, दूसरे भी संगठन है, अम्बेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, अलग अलग पुरोगामी संगठन के बच्चे हैं। मुझे लगता है कि ये देश के नागरिकों को छात्राओं का आवाज़ सुनना चाहिए, क्योंकि ये छात्राएं नहीं डर रहे हैं, वो तो फांसीवाद के खिलाफ अपना बेड़ा उठा चुके हैं। मगर क्या बड़ी बड़ी पार्टी और बड़े बड़े नेता उनकी बात सुनेंगे क्या? ये आप और हमारे लिए सवाल है। तीस्ता सीतलवाड़ जी, मेरा एक मासूम सा सवाल है कि इतना सारा ये सब चीज़ें जो हो रही हैं इस सरकार में, इस देश में, और हमले भी हो रहे हैं, यहाँ सीकर SFI में कॉन्फ्रेंस से पहले यहाँ भी हमले हुए, क्या आपको कभी डर नहीं लगता है कि आपके साथ भी कुछ कर सकती हैं ये सरकारें, कुछ असॉल्ट? जैसे हर इंसान को कहीं ना कहीं डर और फिक्र रहता है, ये बात नहीं है, मगर मैं मानती हूँ कि कोई भी डर को अगर आप एक्शन में, विरोध एक्शन, कंस्ट्रक्टिव एक्शन में आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये डर कलेक्टिव एक्शन में डिसॉल्व तो नहीं होगा, मगर कन्वर्ट हो सकता है। और यही मेरा एक मंत्र रहा है, हम समझो व्यक्तिगत तौर पे, और हर एक के बीच में मैंने देखा है। और इसलिए मैं मानती हूँ, वापस रोहित की बात करते हुए, कि मैं नहीं मानती हूँ कि उसने कुछ निराश होके ये अपनी जान ली। उसने इसलिए ये जान ली क्योंकि उसको लगा कि शायद जान लेने से ही आप और हम जाग बैठेंगे। काफ़ी लोग जाग चुके थे तब तक भी, मगर ये एक चिंगारी देने वाली एक मौत थी। और मैं मानती हूँ कि डर होता है, मगर डर को हमें कंस्ट्रक्टिव कलेक्टिव एक्शन में बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज़ टू मच एट स्टेक। बहुत सारी चीज़ें, वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर, और अगर हम इस वक्त साथ में होकर नहीं लड़ेंगे तो आने वाले दिन अच्छे छोड़ो और भी बहुत ही जैसे बर्टोल्ट ब्रेक्ट ने किया था, इन द डार्क टाइम्स वी विल बी इन फॉर इवन डार्कर टाइम्स, बट देयर इज ऑलवेज अ डॉन एट द एंड ऑफ डार्क टाइम्स, और ये मानते हुए हमें लड़ना पड़ेगा। एक सवाल और मैं ये जानना चाहता था कि आप जब छात्र थे, युवा थे, उस समय और आज जो ये ज़माना है, उस समय में और आज क्या अंतर है? कई सारी चीज़ों में अपन समझ सकते हैं उसको, चाहे शिक्षा के मामले में हो, वो आप अपनी 2-3 चीज़ें। एक तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अंतर ये हो गया है कि बम्बई जैसे शहरों में, और दिल्ली में फॉर्चुनेटली नहीं हुआ है, मगर कई बड़े बड़े शहरों में डीपोलिटिसाइजेशन ऑफ द कैंपस हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुरोगामी ताकतों के लिए। एक तरह डीपोलिटिसाइजेशन मतलब जो हमारे जैसे बच्चे पॉलिटिकल हो सकते थे,
उनको डीपोलिटिसाइज करते। अगर प्रेजेंस कैंपस पे है तो वो सिर्फ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या शिवसेना, मतलब राइट विंग ताकतों का प्रेजेंस है। और ये न्यू लिबरलिज्म ने, नई आर्थिक नीतियों ने एक अजीब सा डीपोलिटिसाइज कर दिया है दिमागों को, कि पर्सनल एस्पिरेशन को देखना, एक पर्सनल करियर की तरफ देखना और संगठन की तरफ न देखने हुए काम करने के लिए। मगर जहाँ पे बच्चे स्ट्रगलिंग क्लासेस से निकल रहे हैं, वहाँ पे तो संगठन बढ़ ही रहे हैं, पुरोगामी संगठन। तो मैं मानती हूँ लीडरशिप भी वहीं से निकल रही है। तो एक तरह से जो फर्क है कि नई आर्थिक नीतियों का ये जो एक सरासर अटैक है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे, पब्लिक एजुकेशन पे, ये इसीलिए है कि वो चाहते हैं कि ये डीपोलिटिसाइजेशन और राइटवर्ड शिफ्ट कंटिन्यू हो। और इसलिए मैं मानती हूँ कि हमारी लड़ाई सिर्फ सांप्रदायिकता के खिलाफ, तीसरा सर्टिफिकेट की लड़ाई अभी नहीं हो सकती, साथ साथ हमको नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। और एजुकेशन और हेल्थ में खास तौर पे स्टेट का विड्रॉल जो हुआ है उसके खिलाफ आवाज़ उठा करके स्टेट के खिलाफ आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि स्टेट का फर्ज बनता है कि आप शिक्षण, तालीम और स्वास्थ्य में आपका प्रेजेंस नहीं हटा सकते।